वेलकम बैक। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और मैं रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। मानस जायसवाल और सचिदानंद उत्तेकर पिछले शो से बने हुए हमारे साथ, और फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए निर्मल बांग से विकास सालुंके और कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के लिए। साथ ही आज के शो में जुड़ेंगे बाजार के बड़े दिग्गज प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जय कुमार, जिनसे हम समझेंगे 2024 का मार्केट आउटलुक का, और बात करेंगे कुछ शानदार कमाई वाले स्टॉक्स पर। लेकिन पहले एक बार ज़रा मार्केट की बात करते हैं। और अभी भी हम 21,600 के ऊपर ही हैं, लेकिन वो जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 21,610 21,620 के बीच, उसमें थोड़ी सी हमको रेजिस्टेंस मिल रही है। उसका कारण निफ्टी आईटी, अच्छी शुरुआत के बाद निफ्टी आईटी थोड़ा स्लिप हुआ और लोअर लेवल पर आया अब, लेकिन थोड़ा सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। अगर ये बाउंस बैक करने लगे तो इंटरेस्टिंग होगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज दिन है एनटीपीसी का 4% ऊपर। अब एनटीपीसी निफ्टी का और वायदा दोनों का टॉप गेनर, और सेकंड टॉप गेनर बजाज फाइनेंस 3.5% ऊपर। उसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, पीएफसी और आरईसी, डीएलएफ, ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, और ये सारे के सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस पैनल ने पिक किए हैं। टाटा मोटर्स, इन सब में इस समय आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा। वीरू, बिल्कुल। तो आपने एक छोटी सी समरी यहाँ उससे भी सुनी। अब एक काम करते हैं, आपको स्क्रीन पे पैनल रखते हैं पूरा का पूरा। मानस जायसवाल, सचिन जी हमारे साथ पिछले कार्यक्रम से यहाँ पे आएंगे, और नए मेहमान विकास सालुके जी और श्रीकांत चौहान है। श्रीकांत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। 2 कन्विक्शन आइडियाज़ आपके यहाँ पर। गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए, मुझे लगता है कि आज मार्केट में वैसे एक साइडवेज एक्टिविटी देखने मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में हमने कल के दिन में इंपॉर्टेंट लेवल्स 21,500 के देखे, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जब तक 21,670 जो कल के परसों के इंट्राडे हाईएस्ट लेवल्स थे, वो जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक मुझे लगता है कि इसी रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेट होते हुए दिखेगा। लेकिन अगर इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन अगर किसी का बन रहा है, तो मुझे लगता है कि वो रिलायंस इंडस्ट्री का एक फॉर्मेशन है, कि जहाँ पे हमें लगता है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ये कन्वर्ट हुआ है और अपने ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के नजदीक आ चुका है। वैसे कल के दिन में इसने ब्रेकआउट किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ मार्केट में गिव अप था तो ये स्टॉक नीचे आ गया था। अदरवाइज हमें लगता है कि यहाँ से एक बार शायद 2700 के लेवल्स रिलायंस में हमें देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि रिलायंस को लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 2570 का, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है, तो करंट लेवल से 1120 1115 के रेंज में एक्सिस बैंक को भी लॉन्ग किया जा सकता है। 1100 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 1160 रुपए की। तो एक्सिस बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन दोनों पे हम खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा ये कॉल्स पहले भी आज पैनल पे गई थी। एक्सिस बैंक आज सचिन जी ने कुछ देर पहले बाय दिया था। रिलायंस एक अहम, महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका में 2600 के ऊपर वाकई ये इम्प्रेस करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज़। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट जिस हिसाब से एक पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड था, वो तो मुझे लगता है इंट्राडे में देखने मिली है। यहाँ पे 21,640 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिलेगा, बट स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। मेरा पहला बाय कॉल रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टी, जहाँ पे हमने देखा कि लास्ट हाफ एन आवर में एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। मुझे लगता है 2240 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। जिस हिसाब से इस काउंटर में वीकली एक अच्छा स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिलेगा। नीचे में 2080 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा, और ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है 2240 के आसपास के टारगेट इस काउंटर में आते हुए देखने मिल सकते हैं। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा लास्ट 2 दिन का सेटअप बना चुका है टेक्निकली, और यहाँ से जो मोमेंटम इंडिकेटर है ये पॉजिटिवली दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो 2190 2200 के आसपास का देखने मिल सकता है, तो ग्लैंड फार्मा मेरा दूसरा बाय कॉल रहेगा। नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा 1990 के आसपास का एक अच्छा खासा जो सपोर्ट आज देखने मिला है ओपनिंग से, तो मुझे लगता है आज के डे लो के आसपास का एक स्टॉप लॉस इस काउंटर में रख के 2170 2190 के आसपास के ऊपर के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, ग्लैंड फार्मा, विकास जी की कॉल आपकी स्क्रीन पे 2190 और करीब करीब 2200 के लक्ष्य यहाँ पर है। सचिन जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। वीरेंद्र जी, यहाँ पर मुथूट फाइनेंस मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छा क्लासिक ब्रेकआउट हो रहा है।
एंड काफी समय से ये 1500 के नीचे ट्रेंड हो रहा था। आज एक ओपन लो बनाया इसने 1473.20 के डेसिमल से, एंड वहां से एक रिन्यूड मोमेंटम है। तो डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन चेज करने की सलाह दी है। स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है ड्यूरिंग द डे 1540 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए, बट पोजिशनली 1575 तक की जगह यहाँ पर नजर आ रही है। तो खरीदारी करनी है, मोमेंटम को चेस करना है मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर में 1495 के स्टॉप लॉस के साथ। जो दूसरा स्टॉक मेरे रेडार में है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। आई थिंक ऑलरेडी यहाँ पर गाबा जी ने एक ट्रेड मेंशन किया था, एंड जिस तरीके से अभी भी डेवलपमेंट्स है मुझे लग रहा है 2210 तक ये मोमेंटम शायद एक्सटेंड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करनी है ऑन अ डिक्लाइन। 2120 तक खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 2098 के आसपास लगाए, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में 2210 के आसपास का स्विंग भी बन जाना चाहिए। ओके। अच्छा, बाय द वे, एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज जो सचिन भी बोल रहे हैं, वाकई में इसका इंटरडे चार्ट एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये आज की शायद कॉल ऑफ द डे रही है अब तक। 2132 सुबह सुबह आज पहला क्विक सिंगल था ये वीरू, सुबह सुबह, और देखिए क्या शानदार मोमेंटम यहाँ पर रहा है, और एक बार भी इसने डिप दिखाई नहीं इंटरडे में बिल्कुल भी, और शानदार मोमेंटम यहाँ पर इस समय आ रहा है। उसके अलावा एक बार अच्छा मानस की कॉल्स ले लेते हैं। मानस की कॉल्स रह गई। मानस, बताइए आपकी कॉल्स इस समय की। देखिए, दो बाय रिकमेंडेशंस हैं। पहला तो श्रीराम फाइनेंस पे, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो श्रीराम फाइनेंस पे खरीदारी करनी है 2109 के स्टॉप लॉस से। 2109 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2200 रुपए 2200 के टारगेट सेट करने हैं। दूसरा स्टॉक रियल्टी स्पेस से है। जितने भी रियल्टी स्टॉक्स हैं वो 400 बेहतरीन लग रहे हैं, और ओबराय रियल्टी में भी फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 1474 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1550 के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये इस समय आपके टारगेट्स ओवर रियल्टी पे। डीएलएफ देखिए अब 3% ऊपर और अच्छा मोमेंटम आ रहा है। अच्छा, हमने मन्नापुरम की बात की थी, मुथूट ने अब थोड़ा सा मूव दिखाना शुरू किया है। मुथूट इस समय डे हाई पर आया, और उसके अलावा श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम है। सचिन, श्रीराम फाइनेंस शायद आपका ही पिक था, एक बार इसको रिविजिट करें जरा श्रीराम फाइनेंस को। जी अनुज जी, आई थिंक यहाँ पर आज फोकस में सारे एनबीएफसी स्टॉक्स ही आ रहे हैं, एंड बजाज फाइनेंस के बाद हमने ये ट्रेड सजेस्ट किया था। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है काफी बड़ा ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। जिस तरीके से डेवलपमेंट्स है, लगभग जो टारगेट्स हमने दिए हैं 2240 के, मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में वो हासिल हो जाने चाहिए। काफी हफ्तों से ये सप्रेस रहा था, एंड वो सप्रेशन से आज ब्रेकआउट हुआ है। तो इमीडिएट बेसिस पे जो मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए 2180 का, मुझे लग रहा है इंट्राडे में वो टारगेट हासिल होगा, बट 2240 तक इस पर्टिकुलर मूव को राइड करने की सलाह होगी। 2240 तक। अच्छा, एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए, और एक बार निफ्टी वापस लेकर आइए 21615 पर। ये देखिए निफ्टी इस समय इंटरडे हाई था 21624, और अब कंट्रीब्यूशन देखिए। अब बाजार के दो सबसे बड़े स्टॉक्स जुड़ने लगे हैं अच्छे से, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। और अब मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार 21625 626 क्रॉस हुआ तो फिर वो बड़ी, क्योंकि बेयर्स ने अटेम्प्ट किया इस गैप अप को सेल करने का, और 21600 की कॉल एक बार फिर रिविजिट करते हैं। वो तब करीब 40 पर थी, थोड़ा नीचे आया उसका प्रीमियम, थोड़ा नीचे आया 40 से, लेकिन अब थोड़ा सा वापस आई थिंक वहाँ पर भी मूव आ रहा है, और अब वापस 37 पर आए हम। 2.7 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर। अगर 21640 645 क्रॉस होने लगा अगर, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में फिर वो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग रहेगी। अगेन बोल रहा हूँ मैं, आज का मॉर्निंग का लो वो आपके लिए सैक्रोसैंक्ट रहेगा, वो आपके लिए अगर आप चाहें तो उसको स्टॉप लॉस मान के चलें, लेकिन 21625 21640 ये रेजिस्टेंस एक बार निकाल ले तो आएगा मार्केट में अच्छा मज़ा। और बैंक निफ्टी फिर कोशिश कर रहा है 48,000 क्रॉस करने की। अब स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्हें मार्केट के शार्पेस्ट माइंड्स में से गिना जाता है, और बहुत से लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं, मैं भी उनमें से हूँ। मैं बात कर रहा हूँ प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जयकुमार को, जो कैपिटल मार्केट में कई सालों का अनुभव रखते हैं। आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करने वाले एन जयकुमार 1993 से प्राइम सिक्योरिटीज़ चला रहे हैं, और प्राइम सिक्योरिटीज़ के पहले वो सिटी बैंक में भी काम कर चुके हैं, और इक्विटी रिसर्च और वेल्थ मैनेजमेंट में एक अथॉरिटी माने जाते हैं। जैसा मैंने कहा, मैंने खुद शुरुआती दिनों में जिक्स, जिनको मैं प्यार से कहता हूँ, उनसे मार्केट की बारीकियाँ समझी थी। तो आइए समझते हैं उनसे कि इस साल मार्केट कैसा बिहेव करेगा और कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे।
जेक्स, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे 2024 में पहली बार बात हो रही है, तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विश करूंगा कि आपका साल अच्छा रहे। शुक्रिया, और मैं भी ये चाहूँगा कि आपके दर्शकों का भी यही साल बहुत बढ़िया रहेगा। और आपने इतने अच्छे काइंड वर्ड्स और विशेष से आपने शुरू किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। माहौल ऐसा है कि पहली बार मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 30-32 साल के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि रिटेल और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका बोलबाला है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉलो कर रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा थीम रहेगा कि जो SIPs कर रहे हैं, जो आपके चैनल्स आपके चैनल को देखते हैं और दे फॉलो बोथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों। मेरे हिसाब से जो फोर्स हम लोग DIA फ्लोज में देखते हैं या रिटेल फैमिली ऑफिस में देखते हैं या रिटेल में देखते हैं, वो एक बहुत बड़ा मतलब ये क्या बोलते हैं, वो एक बहुत तूफान का एक सॉर्ट ऑफ फोरबोर्डिंग है ये, दैट वी आर एबल टू सी कि ये अपने मार्केट को डोमिनेट करेगा अगले 5 साल। ऑलरेडी डोमिनेट कर चुका है। SIP फ्लो 17,000 17,500 करोड़ महीने के रेंज में आ रहे हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल जो प्राइस सेट करते थे, अभी इंस्टीट्यूशनल प्राइस फॉलोअर्स बन गए। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हम लोग पहले बोलते थे कि जब रिटेल आ जाती है तो टॉप बन जाता है और जब रिटेल निकलती है तो बॉटम बन जाता है, ये सब मतलब पुरानी कहावतें हैं। सो दिस इज़ द न्यू थीसिस फॉर द मार्केट्स। इस बात पे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, लेकिन आई थिंक इसको दोहराना मेरे हिसाब से उचित रहेगा कि रिटेल का बहुत बोलबाला चल रहा है। दैट इज़ वन। नंबर 2, अगर हम ये मान के चलते हैं कि 3, 5, 7 साल का एक बहुत बड़ा टेलविंड हमारे साथ है मार्केट्स में, जो कि ये स्टेट इलेक्शंस ने दिखा दिया है, तो ये टाइम रिटेल यंग पॉपुलेशन जो वर्कफोर्स ज्वाइन कर रही है, उनका जो सेविंग्स है, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू ओनली इंक्रीज। एंड उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बोलूँगा, जैसे बहुत सारे नए एज के स्टॉक्स हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वैल्यूएशंस क्यों हैं, लेकिन वो इन अर्ली इन्वेस्टर्स को भा रही है कि दे आर एबल टू रिलेट टू जोमेटो, दे आर एबल टू रिलेट टू नाइका, दे आर एबल टू रिलेट टू, तो उनका जो मतलब उनसे प्रभावित होते हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट होता है, हालांकि सिप्स में ही हो। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे जो थीसिस हम लोग पहले यूज़ करते थे वो भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। हम लोग अपने आप को मार्केट एक्सपर्ट्स नहीं बोलते, मैं तो ये इनफैक्ट बोलता हूँ कि जितना हम ये 20 to 30 या 20 to 35 को समझ पाएँ, उतना हमारे लिए इट विल बी बेनिफिशियल एंड फ़ायदेमंद हमको हमारे लिए होगा। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो है, वी हैव टू बिलीव इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ लॉन्ग टर्म बुल मार्केट। तो ये बुल मार्केट 1 साल 2 साल का नहीं है। ऑफकोर्स ट्रेडिंग कॉल्स आएंगी, करेक्शंस आएंगी, बट जो करेक्शंस में एवरी डिप में हम लोग खरीदे, दैट इज़ इनफैक्ट वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर करेक्शंस। तो मैं द ओनली ओवरऑल पिक्चर आई विल गिव इज कि 20-25% आप कैश रखो एंड वेट फॉर, बिकॉज इंडिया में 2 बार साल में ऑलरेडी ये दे से दैट ईयर एंड क्लियरिंग सेल आता है, जब स्टॉक्स 20-20, 30-30% घटते हैं और तुमको तब तुम्हारे मतलब उसमें हिम्मत नहीं होती है कि तुमको लेने की, वेयर इज दैट इज द टाइम यू शुड बी पुटिंग द 20-30% टू वर्क। सो दैट इज गोइंग टू बी दिस मार्केट। पीपल आर स्क्रीमिंग फॉर करेक्शन, तो करेक्शन नहीं हो रहा है। और जब करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 2-3 दिन में हो जाएगा, जब किसी को मतलब पीपल आर ओनली बिजी कि कितना ट्रेडिंग में डिफरेंस देना पड़ रहा है एक्सेट्रा, बट दे विल नॉट बी इन द मार्केट। सो आई थिंक 20-30% कैश रख के stay invested in the markets and await those year-end sales when you can buy more. This should be the, I think, जो मार्केट का रुझान बोलेंगे यही है इस साल का। ओके, बिल्कुल। तो ये तो खैर सबसे बड़ी थीम हो गई कि रिटेल का पैसा इस मार्केट को ड्राइव कर रहा है, और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर FI का पैसा आ गया तो सोने पे सुहागा होगा अगर वो आ गया तो, वरना नहीं भी आया तो भी हमने उनके बिना भी मार्केट अच्छा आउट परफॉर्म किया है और वो शायद चलता रहे। तो जेक्स, इस साल आप पर्सनली क्या बड़ी थीम्स रख रहे हैं, कहाँ पर आपको लग रहा है कि बड़ा पैसा बनेगा? थीम्स ऐसा है जो लास्ट ईयर थे, मेनी ऑफ दीज थीम्स हैव नॉट प्लेड आउट एंटायरली, दे हैव प्लेड आउट वेल, क्योंकि हम लोग स्टॉक प्राइस देख के बोलते हैं कि थीम हैज प्लेड आउट और नॉट, क्योंकि और कोई हमारे पास कोई मार्कर नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है। लेकिन अगर आप स्टोरीज देखें तो फर्स्ट स्टोरी आई वुड लाइक टू बिलीव इज दिस एंटायर मूव which RBI
when we talked about the HDFC बैंक merger with HDFC, एक चीज़ तो पक्की बात है कि RBI ये चाहता है कि बैंकिंग सिस्टम में रिस्क कम होने के लिए NBFCs to बैंकों का मर्जर होगा, which means और the biggest private sector bank merged with the biggest NBFC. तो मेरे हिसाब से वो थीम एक बार आ चुका है, इंडिविजुअल थीम्स विल प्ले आउट, इसलिए मैं प्राइवेट सेक्टर NBFCs की तरफ, और अगर आप ये देखेंगे जो रूल्स और रेगुलेशंस पॉलिसी चेंजेस RBI ला रहा है लास्ट 3-4 महीने में, दे आर ऑल इन सम सेंस नेगेटिव फॉर NBFCs. तो आई थिंक द बिग थीम वुड ऑल्सो बी टू मूव फ्रॉम NBFCs टू स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. मतलब उन्हें इंसेंटिव दिया जाए कि आपको करना ही चाहिए, मतलब अगर आप NBFC, क्योंकि दैट इज द ओनली वे यू हैव योर ओन सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड योर ओन रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑल्सो. RBI ने जिस तरह PSU बैंक्स का you know the mergers have happened, now the systemic risks are being progressively reduced. तो उस context में मेरे हिसाब से NBFCs को छोड़ के जहाँ पर 3 times 4 times book value range चलता है, and so many small private sector banks are quoting at 1 time book, where the large private sector banks are quoting at 2.5-3 times book. एक और चीज़ मैं बोलूँगा इसमें, RBI का ही आप वो देखिए, RBI is the one institution which I have the highest respect for, बिल्कुल, which walks the talk. बिल्कुल. तो जब वो बोलता है कि मैं कंसर्न्ड हूँ तो क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाती है तो उसका नॉमिनी डायरेक्टर बोर्ड में बैंकों के डाल देता है. लेकिन जब वो नॉमिनी डायरेक्टर का टर्म खत्म होता है और वो निकलते हैं, तो फिर जो वॉक द टॉक है, इसका मतलब RBI is giving a message that all is well. All is well, हाँ. तो those are the indicators we should take. मैं स्पेसिफिक नाम आप समझ गए होंगे, लेकिन हाँ. तो those are the names we should look at. ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है जिसके बारे में किसी खास चर्चा हुई नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में RBI डायरेक्टर का टर्म खत्म हो जाए और उसको रिप्लेस नहीं करना, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है. नंबर 2. नंबर 3, and if this trend has to continue, some of these banks can go towards becoming 2.5 times book, क्योंकि the highest allocation of money, whether it's retail or it is the FIIs, will be to the financial services sector. So that is my second theme that we should keep track of, the small private sector banks and the move thereof. ओके, तो ये बड़ी थीम्स इस समय की, और काफ़ी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आया है. अभी रिसेंटली RBL बैंक में ऐसा हुआ था जब जिसमें वो नॉमिनी डायरेक्टर को RBI ने हटा लिया था. जेक्स, आपकी सबसे शानदार, वैसे तो आपकी काफ़ी शानदार कॉल्स रही हैं, लेकिन आपकी पिछले 1 साल की जो आइडेंटिटी बन गई थी वो टाटा मोटर्स, और आपने लगातार कहा, और आपकी कॉल के बाद 3-6 महीने उसने ऑटो स्पेस को काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, लेकिन आपका कन्विक्शन तभी भी काफ़ी स्ट्रांग रहा, और अब उसने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखानी शुरू करी है. ये यहाँ पर क्या हो रहा है? आज मैं सुबह एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो सुबह एक अपग्रेड आया था JP मॉर्गन का. क्या यहाँ पर ये इकोनॉमी ऑफ स्केल प्ले आउट होगी? अगर मार्जिन्स, JLR के मार्जिन्स ये धीरे धीरे अगर इम्प्रूव करेंगे, क्या ये सबसे बड़ी कहानी रहने वाली है? एक्चुअली कहानी इससे पहले ऑलरेडी ट्रेलर आ चुका है कि द टाटा ग्रुप एज अ होल, अगर आप चेयरमैन लेवल डाउन से अगर उनके प्रायोरिटीज़ देखो, तो ये रहा है कि ग्रुप का मार्केट कैप and use of the stock as currency, that is the only way to indicate. जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज़ का उन्होंने किया, at every level their priority from 12-18 months ago to the next 3 years is going to be Tata Motors. उन्होंने डेट फ्री की बात की है, उन्होंने क्लियर नो फर्दर कैपेक्स फ्री कैश फ्लो फ्रॉम JLR की बात की है. लोकल मार्केट में EV का जो इनका पेनिट्रेशन हुआ है, मतलब बहुत ही प्रभाव, local market has been very impressed with that kind of a move. Market shares have improved. तो हर लेवल में ये हो रहा है. तो आप एक ट्रिगर अगले 2 महीने के लिए, 2 क्वार्टर के लिए पकड़ सकते हो, बट द बिगर थीम इज दैट दिस इज अ मदर कंपनी हुज वैल्यू हैज टू बी मच हायर देन व्हाट इट इज. तो कंपैरिजन टू अ मारुति, कंपैरिजन टू अदर के बेसिस में इनका मार्केट कैप अभी छोटा है. I mean, it's much lower. So I think there is a good possibility that it is becoming a investment destination of choice rather than only a tactical play in the past. Tactical मतलब 1-2 क्वार्टर के लिए था. हम लोग ने ये बोला था कि अगर टाटा मोटर में बुलिश हो तो आप DVR खरीद लो, because that would have been a better way to do it. उसमें percentage was higher. लेकिन अभी क्या हुआ, it's becoming a portfolio or an investment stock. It's becoming a must for the portfolio. तो I think that is the big change. जिसमें JLR में भी improvements आप देखोगे. मे बी ओवर अ पीरियड और JLR का लिस्टिंग भी हो सकता है मेरे हिसाब से. आई हैव नो, उन्होंने बात नहीं किया, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन टू दैट इफेक्ट,
बट आई फील दैट्स अ लॉजिकल स्टेप गोइंग फॉरवर्ड। फ्री कैश फ्लो वहाँ से जनरेट हो रहा है, दैट कैन बी अपस्ट्रीम्ड। जिस तरह TCS ने फ्री कैश फ्लो जनरेट करके ग्रुप को संभाला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या मालूम 2-3 साल में टाटा मोटर्स कुड बी दैट व्हीकल। सो दैट कुड बी द बिग थीम इन तो टाटा। आपको लग रहा है कि जैसे अब तक तो सिर्फ टाटा ग्रुप की एक कैश काउ रही है या दो कह लें टाइटन, क्योंकि लेकिन टाइटन में सिर्फ टाटा की कंपनी नहीं है, वो तमिलनाडु गवर्नमेंट का भी स्टेक है वहाँ पर। लेकिन ये दूसरा एक कैश काउ बन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके, जिस तरह वो टाटा टेक्नोलॉजीज को मोनेटाइज किया है, एंड दे विल बी अदर्स आल्सो दैट विल गो ऑन। EV का मोनेटाइजेशन हो रहा है, सो दैट इज द थिंग अबाउट टाटा मोटर्स। बट equally the other theme that I want to talk about, which is I think एक थीम जो मार्केट ने सिर्फ ट्रेडिंग के तौर पे उसको देखा है, ये थीम है फार्मास्यूटिकल्स में। मैं उस पे आने वाला था क्योंकि वो आपकी एक अगली बड़ी थीम रही है। बिल्कुल। और विद डिस्क्लोजर आपने पहले औरोबिंदो फार्मा की एक बार बात भी की थी और उसमें एक बड़ा मूव हमने नोटिस किया है, लेकिन चाहे लुपिन हो, सिप्ला हो, इन सब में अच्छा मूव आया है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पर अब क्या व्यू होगा? इसमें भी अगेन सी, सबसे बड़ा पैसा कब बनता है? जब सेक्टर के टेल विंड्स हों, ओनरशिप शुड बी लो, इट शुड बी एन इग्नोर्ड स्पेस एंड इट शुड बी ए स्पेस दैट हैज वैल्यू। नाउ यू विल से कि अगर ये सब कुछ है तो मतलब लोगों को दिख क्यों नहीं रहा है? सो थोड़ा अपने को क्रिस्टल बॉल गेजिंग करना पड़ेगा कि आगे का एक कॉल लेना पड़ेगा। लीप ऑफ फेथ है, ऐसा कुछ नहीं कि पैसा मतलब फ्री में कोई बंट रहा है, ऐसा वो कुछ नहीं है। इसमें क्या हुआ है कि अगर आप देखो, एक रिपोर्ट्स निकलती हैं जो है कि एवरी क्वार्टर यूएस में 300 से 350 ड्रग्स की शॉर्टेजेस है। नंबर 1। नंबर 2, आपके चैनल पे ही जो या आपके सिस्टर चैनल पे ही जो इंटरव्यू हुआ है FDA कमिश्नर का, उसने ये बोला है कि हम लोग चाइना से इंडिया में ज़्यादा मूव करना चाह रहे हैं, विच मीन्स ऑडिट्स ज़्यादा करेंगे, मोर फ्रीक्वेंटली करेंगे और रिस्पॉन्स क्विकली देंगे। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटीज हमको यूज़ करनी है, बिकॉज इनफैक्ट दे हैव सेड वेरी क्लियरली वी कांट ट्रस्ट चाइना। अब इससे ज़्यादा अगर रेगुलेटर बोले कि मेरे को ये चाहिए, बिगेस्ट मार्केट इज लुकिंग फॉर, local market का growth has not been so spectacular, it's been normal. But the big thing has been price erosion has stopped in the US. Volumes are picking up, shortages are there, and the regulatory environment is improving. अगर ये चार चीजें हों, तो then you have to look at the biggest players in that space. Whether it is Sun, Aurobindo, it may be Lupin, इनमें gains आते हैं. Now you add to it a new dimension that जो Indian government ने add किया है, जो हमारे एंटायर एंटीबायोटिक स्पेस के लिए जो हमारा इनपुट होता था, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट इनपुट, पेनजी। पेनजी में PLI इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स, एंड दे हैव इंट्रोड्यूस PLI इन दिस स्पेस, जो वन ऑफ द कंपनीज हैव टॉक्ड अबाउट इज इन द मिडस्ट ऑफ, जिसमें पूरी डिपेंडेंस अपने को, खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पर एपिडेमिक हुआ और अपने को एंटीबायोटिक्स चाहिए तो वी वर डिपेंडिंग ऑन चाइना फॉर द इनपुट्स। वो आज टुडे यू कैन गेट इट डन लोकली। दीज आर, जिस तरह PLI का इम्पैक्ट बाकी सेक्टर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में आपने देखा है, वो इम्पैक्ट यहाँ पर भी आएगा। तो जो कंपनी इन 3-4 चीज़ों में हो, इट इज़ नॉट मी सेइंग समथिंग, इट इज़ अ लीप ऑफ फेथ आफ्टर दैट एंड इसके बावजूद people are viewing this as a trading call and the ownership is still low. By the way, the index weightage of pharma is under 5%, जिसमें एक कंपनी Sun Pharma is 65% of that weightage. एक समय पे 5-6 फार्मा स्टॉक्स हुआ करते थे इंडेक्स में। मैं वही आपको बोल रहा हूँ, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप सन फार्मा का है, बाकी 3 1 लाख करोड़ में है, सिप्ला, डिवीज और डॉक्टर रेड्डीज। 2-3 65-70,000 करोड़ रेंज में है, जाइडस, कैडिला, औरोबिंदो एक्सेट्रा। अगर आप बोलो कि 20% हमारा मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स इज फार्मा और हमारा इंडेक्स में 5% की रिप्रेजेंटेशन हो, तो आगे अंडर ओनरशिप तो इज एन ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस ना। ओके, चलिए, तो ये 3 बड़ी थीम्स अब तक हो चुकी हैं। कोई और इंटरेस्टिंग या तो स्टॉक आइडिया या सेक्टर आइडिया जो आपको लग रहा है इंटरेस्टिंग है, जिसको या तो मार्केट ने इग्नोर किया या फिर मोमेंटम यहाँ कंटिन्यू कर सकता है? मोदी जी की एक बात मेरे को याद आती है, जो PSU वाली। हाँ। मेरे हिसाब से वो कुछ भी फ्रिवलसली या फ्लिपेंटली बोलते नहीं। बिल्कुल 100%। मतलब ये कोई ये नहीं कि मतलब किसी को आज सुबह मूड किया तो बोल दिया, या किसी को दो हंसी आ गई और कोई जोक कर दिया। इन्होंने ये कहा है कि दुनिया ने हमको ये समझाया है कि सारे PSUs मर जाएंगे, मतलब बेरोजगारी हो जाएगी, लोगों का पैसा खा लिया। एंड उन्होंने इसमें LIC और HAL का उदाहरण दिया है।
HAL तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ बिकॉज इट्स बीन द स्टॉक ऑफ द, बिल्कुल। लेकिन LIC अभी भी मेरे हिसाब से IPO के प्राइसिंग के नीचे, मैं डिस्क्लोजर ये देना चाहता हूँ, इन सब में इंटरेस्ट हो सकता है, बट थीम मोदी जी का वो है, मतलब ये मैंने अपने मन से नहीं निकाला है। उन्होंने ये कहा है कि LIC का उसमें उदाहरण दिया है, वो 10 मिनट के मेरे पास क्लिप भी है, वो 10 मिनट, इनफैक्ट यू शुड प्ले इट आउट, कि जो उन्होंने कहा कि LIC की, लोग बोलते थे कि LIC ये हो जाएगा, मार्केट शेयर चला जाएगा, उसके इन्वेस्टमेंट्स देखो, उसके प्रॉफिट्स देखो, रिकॉर्ड प्रॉफिट्स अनाउंस होगा, HAL में हो रहा है एक्सेट्रा। जब उनको इतना वो लगता है कि इतना अमाउंट ऑफ should I say the investment of the government is locked in PSUs, उसमें वैल्यू क्रिएट में उनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा क्या? मेरे हिसाब से सबसे बहुत एक बढ़िया बात उन्होंने अभी लिखी है कि इनको आई थिंक 5 या 7 साल दिया है फॉर LIC टू मीट द 25% नॉर्म्स, यानी कि डाइल्यूशन भी फ्रीक्वेंटली नहीं होने वाला है। तो ये सब अगर आप देख लो तो मेरे हिसाब से आपको नेक्स्ट 1 to 2-3 ईयर्स का थीम्स तो पता ही चल जाएगा। बिल्कुल 100%। चलिए आपसे पॉसिबली एक आखिरी सवाल, क्या मार्केट में थोड़ा एक एग्जूबरेंस का रिस्क है? मतलब सीरीज के 5वें दिन 7-8 स्टॉक्स बैन में हैं, बैन में आने के बाद भी स्टॉक्स चलते हैं, और मतलब क्या एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एग्जूबरेंस का रिस्क लग रहा है आपको, या फिर ये पार्ट ऑफ द गेम है? इन द पास्ट जब बैन होता था तो वी यूज्ड टू थिंक ऑफ मैनिपुलेशन, वी यूज्ड टू थिंक कि कोई ग्रुप्स घुस गई हैं एक्सेट्रा, वी यूज्ड टू से कि कोई 3-4 FIs के बड़े ट्रेड्स हैं। लेकिन अभी बैन का ये मतलब है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इज हाई बिकॉज ऑफ मार्जिन, ज़्यादा मार्जिन है इसके लिए? नहीं, बिकॉज पीपल आर प्लेइंग इन द ऑप्शंस। ओके। एंड अगर आप कुछ भी देखोगे, मैं 2 मिनट के लिए हमारे पास, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, जो फ्री फ्लोट कहलाता है उसका 20% इज मार्केट वाइड लिमिट, 5% इज एन इंडिविजुअल कस्टमर लिमिट फॉर क्लाइंट वाइज लिमिट, जिसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों आ जाती हैं। तो कोई भी आप स्टॉक ले लीजिए, जैसे 500 रुपए का है, आपने 600 रुपए वाला कॉल खरीद लिया, वो भी एक गिना जाता है, वो भी गिना जाता है। सो ये एक एबरेशन है मेरे हिसाब से, और मैं सेबी से दरख्वास्त करूंगा कि ये रीलुक करे दैट other than in the money or at the money, anything out of the money, they should not view that as, maybe they have separate limits for this. नहीं तो क्या होगा कि हर समय stocks ban में जाएंगे and it can be used as a means of manipulation. I'm not saying it's being manipulated, I'm saying it can be used as a means of manipulation. ये एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से चैनल के तौर से अगर आप मार्केट एक्सपर्ट्स को लाते हो एक्सचेंज, दिस इज अ बिग रिफॉर्म दैट कैन हैपन। और मैं ये भी आपको बोलूँगा कि करीबन 1.5-2 साल पहले मैंने भी ट्वीट किया था कि ये जो डिविडेंड का क्रेडिट आता है फ्यूचर्स में नहीं आता है, अनलेस द डिविडेंड इज 5% और मोर ऑफ मार्केट प्राइस। मैंने ट्वीट किया था एंड मार्क्ड सेबी एक्सेट्रा, एंड लिटरली दे केम बैक वेरी क्विकली, दे चेंज 5 to 2 नाउ, अभी 2% हो गया है। लेकिन दिस इज एन एग्जैक्ट मार्केट, क्यों 2% भी क्यों? Why should a futures person lose? So these little things, if they focus on the futures market, the reason being the futures market is being accessed by retail individuals. सेबी का क्या चार्टर है कि retail individuals को प्रोटेक्ट करना है। 90% लूज करते हैं उनका वो ट्रेडिंग में। लेकिन अगर retail individuals access कर रहे हैं, because it is not barred for retail individuals. In the past when institutions were handling it, they were big boys, they could take care. लेकिन if retail is in this thing, then any reforms in the futures and options also needs to be made. जिक्स, बहुत मजा आया आपसे बात करके एज यूजुअल। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको फिर से एक बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा देखिए, बात करते करते मार्केट एक बार के लिए 21,640 को क्रॉस किया वीरो, और मिड कैप देखिए 550 पॉइंट ऊपर, निफ्टी बैंक चल रहा है, थोड़ा सा और पुश मिल जाए मैं चाहता हूँ, बस एक बार 21,640 650 के ऊपर टिक जाइए, 21,649 तक गए तो आज मार्केट की नैया पार हो जाएगी फिर वापस वीरो। बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट अनुज, नैया पार हो जाए, 600 के कॉलेक्टर के जोन के ऊपर आप बैठे रहेंगे तो शायद ये हो भी जाए। बहरहाल बहुत अच्छी ये चर्चा थी, सुन रहा था मैं काफ़ी देर से बैठ के। अभी बाज़ार में क्या हो रहा है, एक अच्छा मूव आया, उसके बाद थोड़ा सा निफ्टी आईटी थोड़ा सा हमें आज एक पजल में डाल रहा है। कुछ काउंटर्स जो कि इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिलायंस अपनी जो निर्णायक भूमिका थी वो निभाता हुआ, और श्रीकांत हमारे साथ अभी भी हैं। श्रीकांत, आपने रिलायंस पे एक व्यू दिया था, माफ कीजिएगा, विकास जी हमारे साथ हैं। विकास जी, कोई और ट्रेड आपको जो इस वक्त समझ में आ रहा हो? लुक एट सन फार्मा इज नाउ डे हाई, और विंडो फार्मा डे हाई, एक बार फिर से डिफेंसिव्स अपने रोल में आते हुए डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, लुपिन डे हाई पर।
जी, अगर सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो अभी भी पॉजिटिव साइड है। देखो बायोकॉन यहाँ पे हमें मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है फार्मा में, जहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम कल भी देखने मिला था और वहाँ से एक नया फ्रेश ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखने मिला है। तो यहाँ से ऊपर में 320-340 की रेंज यहाँ पे देखने मिलेगी और सेम मुझे लगता है कि औरो फार्मा, सन फार्मा ये भी जो मोमेंटम है वो कैरी करते हुए देखने मिलेगी। सन फार्मा में मुझे लगता है 1400 के आसपास की रेंज ऊपर में देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल फार्मा सेक्टर पे मुझे लगता है व्यू जो है अभी भी पॉजिटिव रहेगा। ओके, फार्मा स्पेस में आपका मूव अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। अच्छा, एक बार एनबीएफसीज में आप लेके आइएगा। नहीं, इनफैक्ट मैं एनबीएफसी से बाहर निकलूँगा। मैं एक बार स्क्रीन पर रखूँगा, दैट्स पावर ग्रिड। इट्स 241.40 डे हाई पर ट्रेड करता हुआ विकास, मेरे ख्याल से ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है। एक और फ्रेश ब्रेकआउट स्क्रीन पे है, पिछले मतलब 10 दिन की जो चैनल है, राइजिंग चैनल, उससे बाहर निकलता हुआ। आपका टेक यहाँ पर बहुत संक्षेप में रखिएगा। जी, जिस हिसाब से पावर ग्रिड में हमने देखा कि लास्ट कुछ दिनों में एक साइडवेज मोमेंटम देखने मिला था और ये ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो मुझे लगता है यहाँ से 268 जो एक्सटेंशन ड्रॉ करने के बाद जो लेवल निकल के आ रही है 268 के आसपास की ऊपर की रेंज निकलते हुए देखने मिल रही है। नीचे में अभी यहाँ पे अहम सपोर्ट जो देखने मिलेगा 234 232 इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस काउंटर में देखने मिल सकता है। शुक्रिया विकास, आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर रखने के लिए चलते हैं नीरज जी के पास और ये हस्तांतरित कर देते हैं तेजी। आज की स्क्रीन पे एक डिसेंट पुल बैक नीरज जी के हाथ में। नीरज जी, आपके हाथ में सौंपे जा रहे हैं। बिल्कुल, शाम को दे देंगे ये 2 बजे के आसपास। अरे महाराज, मैं तो 2 दिन से कह रहा हूँ कि तेजी रखो, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है जिससे डरना चाहिए। और प्रॉफिट बुकिंग तो इस समय भी हो सकती है, क्योंकि लोगों ने कमाया है पैसे, तो उनको थोड़ा प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए। बट आज लगता है कि रिवेंज बाइंग है और मिड कैप में देखिए आप 550 पॉइंट की तेजी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।